हाय फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 में मैं आपका दोस्त राजा आर्यन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से लेके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक। क्लियर करके बताता हूं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर को बनाने वाला कौन था यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से जुड़े कुछ ऐसे कीवर्ड्स के बारे में जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उनका डिफिनीशन बताने के लिए, और दोस्तों जिनका हम एक्चुअल में मीनिंग जानते नहीं हैं और उनका बार बार यूज करते हैं, मतलब कि रट्टा मार लेते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर करके समझाने वाला हूं कंप्यूटर के उन टर्म्स के बारे में। और दोस्तों उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कंप्यूटर से जुड़े फुल फॉर्म के बारे में जो कि एक मिथ है। और उसके बाद दोस्तों फिर इसी तरीके से हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन से लेके कंप्यूटर के 5वें जनरेशन तक। यानी कि कंप्यूटर जब से शुरू हुआ और 2020 यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक कंप्यूटर वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे तय किया और कैसे कैसे बदलाव देखने को मिले हमें कंप्यूटर में। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम यही देखेंगे और इसको देखने के लिए चलिए हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है। जनरली कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके बारे में हम विस्तार से बाद में जानेंगे। अब बात आती है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स होते हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकली, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक मिथ है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसके आधार पर आज सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। चार्ल्स को गणित अत्यधिक पसंद था, इसलिए उन्होंने गणित में एक बड़ी कैलकुलेशन को हल करने के लिए कंप्यूटर मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीन सिस्टम बनाने को सोचा था, लेकिन पैसा ना होने के कारण वो इसको पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में, या कहे तो ऐसे टर्म्स के बारे में जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर की परिभाषा में हमेशा करते आए हैं, जैसे कि डेटा, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। डेटा, दोस्तों डेटा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो वो नंबर और टेक्स्ट होते हैं जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर को इनपुट देने में या फिर कमांड बनाने में करते हैं। प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर के द्वारा की जाने वाली क्रिया है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलती है। इंफॉर्मेशन, जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेसिंग करके वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करता है जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन, यह कंप्यूटर की ही भाषा में कंप्यूटर को दिया गया कमांड होता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर को किसी टास्क को पूरा करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है और इसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कार से लेके अब तक कंप्यूटर के कुल 5 जनरेशन आ चुके हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1940 से लेके 1956 तक का था। इन शुरुआती कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वह बहुत भारी थे और उनका साइज एक कमरे जितना था। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर एक कमरे में आता था और इनके लिए बहुत बिजली लगती थी। बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करना उनके ब्रेकडाउन का कारण बन गया था। पहले जनरेशन के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे चलते थे, जो कि बहुत बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और जिसे कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये कंप्यूटर एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि एक बार में ये सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की खास बात ये है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब होता था। ये अविश्वसनीय थे
इसमें मशीन भाषा का प्रयोग होता था, बहुत कीमती होते थे, ये बहुत गर्मी पैदा करते थे, ये बहुत स्लो होते थे, बहुत बड़ा आकार होता था इनका, उसके साथ साथ ये बहुत बिजली खपत करते थे। अब अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो उसमें आता है ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसके बाद अब बारी आती है कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन की। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन का पीरियड 1956 से लेके 1963 तक था। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत सस्ते होते थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये ज़्यादा भरोसेमंद होते थे और फास्ट थे और कम बिजली खपत करते थे। इस जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक टेप और लैंग्वेज में फॉर्टन और कोबॉल जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए थे। सेकेंड जनरेशन की खास बात थी कि उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ये पिछले जनरेशन की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। ये पिछले जनरेशन की तुलना में आकार में छोटे होते थे, कम गर्मी करते थे, उसके साथ साथ कम बिजली की खपत लेते थे और दोस्तों ये पिछले जनरेशन की तुलना में ज़्यादा फास्ट थे। लेकिन ये पहले की तरह ही अभी भी महंगे ही थे और इनमें मशीन और असेंबली भाषा दोनों का सपोर्ट होता था। सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर थे जैसे कि IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। इसके बाद आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का पीरियड 1964 से लेके 1971 तक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फॉर्टन, कोबॉल, पास्कल, बेसिक का इस्तेमाल किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहाँ पे लोगों ने कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इसने इन मशीनों को सेंट्रल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करने के कैपेबल बनाया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की खास बात थी कि इसमें IC का इस्तेमाल हुआ था और अधिक विश्वसनीय थे। पहले से ज़्यादा आकार में छोटे थे, पहले से कम गर्मी पैदा करते थे और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे। कम मेंटेनेंस का खर्चा आता था, ये महंगे थोड़े कम हो गए थे, कम इलेक्ट्रिक की खपत होती थी और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का सपोर्ट मिल गया था। इसके बाद आई कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1971 से लेकर 1980 तक की थी। इसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और दूसरे सर्किट एलिमेंट एक ही चिप पर लगाए गए थे। इसी कारण इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर्स बनाना संभव हो सका था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, भरोसेमंद और सस्ते होते थे। इसी का नतीजा था कि आज हम PC कंप्यूटर बहुत आसानी से प्रयोग कर पा रहे हैं। इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज C++, DBS का इस्तेमाल किया गया था। 1981 में IBM ने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया जो विशेष रूप से घरेलू प्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद 1984 में एप्पल द्वारा मैकशॉट बनाया गया था। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर छोटी साइज के साथ अत्यधिक विकसित हो गए थे। इस पीरियड के दौरान ही इंटरनेट का जन्म हुआ और तेज़ी से विकास हुआ था। यहाँ तक कि इसी समय GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, माउस और लैपटॉप का भी विकास हुआ था। फोर्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ये पहले की अपेक्षा बहुत सस्ते हो गए थे। दोस्तों, ये पोर्टेबल थे। पोर्टेबल कहने का मतलब है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत आसान था। यहाँ PC का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ये साइज में काफ़ी छोटे हो गए थे। यहीं फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट हमारा बहुत तेज़ी से हो गया था। कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध होने लगे थे, हर जगह मिलने लगे थे। फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जिसमें है DEC-10, स्टार 1000, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर आदि। दोस्तों, इसके बाद आई कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन यानी कि पाँचवीं पीढ़ी। फिफ्थ जनरेशन का पीरियड 1980 से लेके आज तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में VLSI को हटा के ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया। ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर विज्ञान की एक ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने की खोज में है जो कि इंसान की तरह सोच पाए और दिन प्रतिदिन इसमें सफलता मिल रही है।
C++, जावा और सभी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें हम VLSI को हटा के ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डे बाय डे और डेवलप करते चले जा रहे हैं। एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। रोबोटिक्स में डेवलपमेंट और तेज़ी से किए जा रहे हैं। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन के जो कुछ कंप्यूटर हैं वो हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। और दोस्तों, यहाँ पे जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है, ये भी फिफ्थ जनरेशन का एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उन्हें जानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर एक एक करके शुरू करें तो पहले नंबर पे आता है स्पीड। दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है। दोस्तों, ये जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब लाखों इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कर लेता है पर सेकंड की स्पीड से। दोस्तों, इसी के साथ अगर आगे बढ़ें और बात करें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है एक्यूरेसी। दोस्तों, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ शुद्धता से है। कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है वो बहुत ही शुद्ध देता है। अगर जो यूज़र है वो इनपुट में गलत इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को नहीं दे रहा है तो, या फिर प्रोग्राम में पहले से ही कोई बग नहीं है तो, कंप्यूटर हमें हमेशा आउटपुट जो रिजल्ट देता है वो सही देता है। इसी वजह से एक्यूरेसी जो कंप्यूटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक में आती है। और दोस्तों, जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टोरेज कैपेसिटी का। दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो काफ़ी स्टोरेज अपने अंदर सेव करके रख सकता है। आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर में सेव करा के रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपकी हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, आप उतना ही ज़्यादा अमाउंट में डेटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करा के रख पाएंगे। दोस्तों, जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्सैटिलिटी का। वर्सैटिलिटी मतलब कि एक बार में मल्टीटास्क परफॉर्म करना। दोस्तों, कंप्यूटर आपका एक बार में कई सारे टास्क एक टाइम में परफॉर्म कर सकता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लग एंड प्ले का। प्लग एंड प्ले कहने से मतलब है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर अपने आप उसे कॉन्फ़िगर कर लेता है और उसके साथ अपना एक कंपैटिबिलिटी बैठा लेता है। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें अगले कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है डिलीजेंसी की। आदमियों की तरह, हम इंसानों की तरह कंप्यूटर काम करते करते थकता नहीं है, ना ही उसका कंसंट्रेशन कम होता है कई घंटों के काम करने के बाद, और ना ही उसके काम में कोई भी गड़बड़ी आती है। हम इंसान जब भी काम करते हैं तो बार बार काफ़ी समय काम करने के बाद थकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म होता है और हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा एरर आने लगता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार मैं यहाँ कंप्यूटर को इंसानों से कनेक्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हम जो इंसान पहले काम करते थे, मैक्सिमम वो सारे काम अब कंप्यूटर से लिए जाते हैं। दोस्तों, जो अगला कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेक्रेसी का। दोस्तों, यहाँ सेक्रेसी से मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी से है। पहले के समय में जब हम अपना डेटा कोई भी रखते थे, तो जब मैनुअली डेटा रखते टाइम हम रजिस्टर में सारे डेटा को नोट करते थे। वहाँ डेटा में कोई भी प्राइवेसी नहीं होती थी, कोई भी उस रजिस्टर को खोल के उस डेटा को पढ़ सकता था और उसके बारे में जान सकता था। लेकिन समय के हिसाब से जब कंप्यूटर आया तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ये आपको सेक्रेसी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसे बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसी के साथ जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी एक्यूरेसी से एकदम मिलता जुलता है। यहाँ जो कंप्यूटर है ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही रिलायबल है क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है और ये कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है अगर इनपुट के तौर पे इसे गलत इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए। तो अभी तक हमने कंप्यूटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक को जान लिया है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब कि हम कंप्यूटर का कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक पिछले सारे पेजेज में हमने देखा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का एक शॉर्ट इंट्रो देखा, कंप्यूटर का और सारी चीज़ों को देखा। अब जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, अभी ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो। पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं एक बार में कि मेनली कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहे हैं। पहला है एजुकेशन। दोस्तों, हम एजुकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं टेली एजुकेशन देने के लिए, वर्चुअल क्लासरूम चलाने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए। दोस्तों, साइंटिस्ट भी इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में।
इसके बाद बारी आती है बिजनेस एप्लीकेशन की। दोस्तों बिजनेस एप्लीकेशन में हम कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, कितना सोल्ड हुआ, क्या परचेज किया गया, प्रोडक्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड रखते हैं और पेमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड भी रखते हैं। रिक्रिएशन और इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर बहुत ही बड़ा अपना एक रोल प्ले करता है, जैसे कि वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह या जो भी हमें आज देखने को मिलता है इंटरटेनमेंट के माध्यम से, वो मैक्सिमम कंप्यूटर से ही क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है। कोई भी नई प्लान आ रही है, कोई भी नई योजनाएँ आ रही हैं, उनके लिए दोस्तों हेल्थ फील्ड में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसमें हम पेशेंट की बॉडी को स्कैन करते हैं, लाइक एक्सरे करते हैं, टेलीमेडिसिन देते हैं पेशेंट को, पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी हेल्थ फील्ड में हम कंप्यूटर की हेल्प से कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया पूरा कंप्यूटर का ही है, क्योंकि पूरा का पूरा मल्टीमीडिया कंप्यूटर से ही चल पा रहा है, क्योंकि हमें जो एनिमेशन, ऑडियो, ड्राइंग, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और जो सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पे देखने को मिल रही हैं डिजिटली, ये सब कंप्यूटर से ही क्रिएट होता है और ये मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। तो हम अपने डिफेंस में भी इसका उपयोग भरपूर कर रहे हैं। हम अपनी मिलिट्री को भी कंप्यूटर से जोड़ के रखे हैं। हमारी मिलिट्री भी कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रही है। हमारा डिफेंस, चाहे वो एयरफोर्स हो, फिर चाहे वो नेवी हो, सब लोग इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। रेलवे में भी हम कंप्यूटर का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, एयरवेज में हम कर रहे हैं, रोडवेज में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर को। कंप्यूटर के क्या लिमिटेशंस हैं। अभी पिछले पेजेज में हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर देखा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अब हमें ये इम्पोर्टेंस हो गया ये हमारा कि हम जानें कि कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या क्या हैं या कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों पहला जो लिमिटेशन है कंप्यूटर का है वो है नो लर्निंग पावर। दोस्तों कंप्यूटर में लर्निंग पावर नहीं होती है। कंप्यूटर से आप हज़ारों घंटे काम ले लीजिए, लेकिन उस काम के बदले कंप्यूटर कुछ नहीं सीखता। कंप्यूटर सिर्फ वही कर सकता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। दोस्तों कंप्यूटर कुछ नया सीख नहीं पाता है उस काम के बदले। अगर वही काम एक मानव करता है तो उस काम से सीखता है और उसमें वो अपना कुछ क्रिएटिविटी लगाता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा लिमिटेशन है डिसीजन मेकिंग का। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। कंप्यूटर को सिर्फ कमांड चाहिए होता है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं ले पाता। जो तीसरा लिमिटेशन है कंप्यूटर का वो है नो सेल्फ इंटेलिजेंस का। इसके पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती। डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट करें इसको तो दोस्तों हमको मिलेगा कि अगर सेल्फ इंटेलिजेंस होता तो ये डिसीजन मेकिंग कर पाता। इसके पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। तो सेल्फ इंटेलिजेंस इनका है भी तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन पे इस 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी वो आर्टिफिशियल लेवल पे ही है। जो हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं या जो कमांड देते हैं उस इंस्ट्रक्शन पे, उस कमांड पे ही कंप्यूटर सिर्फ काम कर पाता है। उसके पास ना सेल्फ डिसीजन होता है और ना ही इंटेलिजेंस होता है। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर का वो है इंटरेक्शन। कंप्यूटर को हर वक्त इंटरेक्शन चाहिए होता है यूजर के थ्रू। जब तक यूजर इंटरेक्ट करता रहता है तब तक कंप्यूटर काम करेगा। अगर यूजर ने इंटरेक्ट करना बंद कर दिया तो कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देता है। बिना कमांड दिए या बिना इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं कर सकता।